वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग जो मराठों के साथ संघर्ष था तो उसके बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग पेशवा के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए हम लोग आज से शुरुआत करने जा रहे हैं इस मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा जाए अर्थात आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में हुई थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न तो आते ही रहते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885। याद रखेंगे। कहाँ पे हुआ, तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में क्या हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। याद रखेंगे। और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। याद रखेंगे। और ए.ओ. ह्यूम जिनका पूरा नाम है अलन एक्टोबियन ह्यूम, अलेन एक्टोबियन ह्यूम। और इनकी सहायता किसने की, तो दिनसा वाचा और दादा भाई नारोजी ने। तो दादा भाई नारोजी और दिनसा वाचा ने इनकी सहायता की। तो पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो एलन एक्टोबियन ह्यूम ने, अर्थात ए.ओ. ह्यूम ने। इसकी स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में हुई। याद रखेंगे। ए.ओ. ह्यूम कौन थे, तो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, सिविल सेवा अधिकारी थे, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे और वे शिमला में आकर बस गए थे। याद रखेंगे। तो ए.ओ. ह्यूम जो थे वे कौन थे, तो वे एक अंग्रेज़ थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे और एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, सिविल सेवा अधिकारी थे, सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवा अधिकारी थे और शिमला में आकर बस गए थे। इसी कारण उन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। याद रखेंगे। पूछा गया है कि हर्मिट ऑफ शिमला कौन है, तो एलन एक्टोबियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम है। याद रखेंगे। 1884 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जिसकी पहली बैठक कहाँ पे होने वाली थी, तो इसकी पहली बैठक पुणे में होने वाली थी, लेकिन वहाँ हैजा की बीमारी फैल गई थी। इसके कारण इस स्थान को बदलकर इस बैठक का स्थान कहाँ बनाया गया, तो मुंबई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय तय कर दिया गया। तो याद रखेंगे कि ये जो बैठक होने वाली थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो यह जो बैठक होने वाली थी इसका बैठक पुणे में होने वाला था, लेकिन वहाँ पर हैजा का काफ़ी प्रकोप हो गया था, तो इसी कारण उस स्थान को बदल दिया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई वह गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में। याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय संघ के पहले अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, जिसका सुझाव किसने दिया, तो दादा भाई नारोजी ने। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था, लेकिन इसका नाम जब पहली बैठक हुई 1884 में, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक हुई 1884 में, लेकिन उसमें इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे हैजा की बीमारी फैली थी। तो जब पहली बैठक हुई तो उसके बाद से इसे भंग कर दिया गया और भारतीय राष्ट्रीय संघ को भंग करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और वास्तविक जो है कांग्रेस का अधिवेशन अब
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से ही होने लगा। कहाँ पे? तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में। और इसका सुझाव किसने दिया? तो इसका सुझाव दिया दादा भाई नौरोजी ने। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? तो WC बनर्जी, बोमेश चंद्र बनर्जी। याद रखेंगे कि इसके अध्यक्ष बने WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके पहले महासचिव कौन बने? तो A.O. ह्यूम बने। तो एलन एक्टोबियन ह्यूम ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव बने और वे इस पद पर 1885 से लेकर 1906 ईस्वी तक बने रहे। तो महासचिव के पद पर A.O. ह्यूम 1885 ईस्वी से लेकर 1906 तक रहे। याद रखेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन बने? तो A.O. ह्यूम और वे इस पद पर 1885 ईस्वी से लेकर 1906 तक रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय यह प्रश्न पूछा गया है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। 31 जुलाई 1912 ईस्वी को A.O. ह्यूम की मृत्यु हो जाती है। तो 31 जुलाई 1912 को A.O. ह्यूम की मृत्यु हो गई। याद रखेंगे। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को। पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन पुणे में इसका बैठक होने वाला था। लेकिन 1884 में जब पहली बैठक हुई, कहाँ पे? भारतीय राष्ट्रीय संघ की पुणे में, तो वहाँ पर उसे उचित नहीं समझा गया और दादा भाई नौरोजी ने यह सुझाव दिया कि पुणे में चूंकि हैजा फैला हुआ है तो इस स्थान को बदल दीजिए और गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय मुंबई में यह अधिवेशन प्रारंभ कीजिए। और 28 दिसंबर 1885 को इसकी पहली अधिवेशन हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी ने की। और इसके पहले महासचिव कौन बने? तो A.O. ह्यूम, जो कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। और इसमें सहायता किसने किया? तो दिनसा वाचा और दादा भाई नौरोजी ने। याद रखेंगे। और जो A.O. ह्यूम थे वे रिटायर्ड भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और शिमला में आकर बस गए थे। इसी कारण इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एक चीज़ याद रखेंगे कि जब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसके स्थापना के 20 वर्षों तक केवल कांग्रेस का ही बोलबाला रहा। याद रखेंगे। अर्थात उदारवादी जो नेता थे उन्हीं का बोलबाला रहा स्थापना के 20 वर्षों तक। याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ, अधिवेशन अर्थात बैठक, तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई। तो पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 को हुई। तो सबसे पहले जो पहला अधिवेशन हुआ अर्थात जो पहला बैठक हुआ 1885 में, किस स्थान पर? तो मुंबई में। मुंबई, तो ये शुरू में भारत के चारों दिशाओं में यह बैठक हुआ। तो 1885 में मुंबई में हुआ, जो भारत का सबसे पश्चिम में इलाका है। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, और ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखेंगे। इस प्रथम जो अधिवेशन था उसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया। याद रखेंगे कि प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें कुल मिलाकर 9 प्रस्ताव पारित हुए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पे हुई? मुंबई, जो कि भारत का सबसे पश्चिम इलाका है। और इसके अध्यक्ष कौन रहे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी रहे। इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया और इसमें 9 प्रस्ताव पारित हुए। तो यह इम्पोर्टेंट है
कि पहला जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, याद रखेंगे। दूसरा अधिवेशन 1886 को हुआ। 1886 का जो दूसरा अधिवेशन था भारत के पूरब में अर्थात कोलकाता में हुआ। भारत के पूरब में अर्थात कोलकाता में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन रहे? तो दादा भाई नौरोजी। और ये पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी व्यक्ति जो कि अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी पहले पारसी व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस दूसरे अधिवेशन में 434 सदस्यों ने भाग लिया। 434 सदस्यों ने भाग लिया कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में, और इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भी भाग लिया। इम्पोर्टेंट है। तो दूसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में अर्थात 1886 के जो कलकत्ता में हुआ था अर्थात भारत के सबसे पूरब में, जिसकी अध्यक्ष था इस कांग्रेस के सबसे पहले एक पारसी व्यक्ति दादा भाई नौरोजी ने की। इसमें 434 सदस्यों ने भाग लिया और इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भी भाग लिया। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ। कहाँ पे? मद्रास में, भारत के दक्षिण में। तो भारत के दक्षिण में तीसरा अधिवेशन हुआ कहाँ पे? मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखेंगे। तो सैयद बदरुद्दीन तैयब ने क्या किया? अध्यक्षता किया। याद रखेंगे कि भारत, अगर पूछा जाए भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे? तो बदरुद्दीन तैयब, सैयद बदरुद्दीन तैयब। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में, जो कि 1887 में भारत के दक्षिण में कहाँ पे? मद्रास में हुआ था। तो उसकी अध्यक्षता किसने की? सर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में 607 सदस्यों ने भाग लिया। 607 सदस्यों ने भाग लिया और सैयद बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने, याद रखेंगे। उसके बाद यह जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, इसमें दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में कांग्रेस के एजेंट के रूप में कार्य करना आरंभ किया और इसी समय इंग्लैंड में जाकर भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। तो इम्पोर्टेंट है, इस 1887 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ, तो इस अधिवेशन में खासियत क्या रहा कि दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में कांग्रेस के एजेंट के रूप में कार्य करना आरंभ किया और वहीं पर जाकर भारतीय सुधार समिति नामक एक संगठन की स्थापना की। इसी अधिवेशन के अंतर्गत 1888 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने जॉन डिग्बी की अध्यक्षता में इंडियन एजेंसी नामक एक संगठन की स्थापना की। तो इसी जो अधिवेशन है, इसी अधिवेशन के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी ने 1888 ईस्वी में जॉन डिग्बी की अध्यक्षता में इंडियन एजेंसी नामक एक संगठन की स्थापना की और इसमें इसी तीसरे अधिवेशन में जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सैयद बदरुद्दीन तैयब ने बी कांग्रेस अर्थात कांग्रेसी बनो का नारा दिया और इसी नाम से एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। तो कांग्रेसी बनो या बी कांग्रेस के नाम से सैयद बदरुद्दीन तैयब ने इसी 1887 ईस्वी में तीसरे अधिवेशन के दौरान बी कांग्रेसी या कांग्रेसी बनो का नारा दिया और बी कांग्रेसी के नाम से एक पुस्तक का भी, एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया, याद रखेंगे। चौथा जो अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वह 1888 में हुआ। भारत के उत्तर में, कहाँ पे? इलाहाबाद में।
तो 1888 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ भारत के उत्तर में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो जॉर्ज यूले ने। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की। याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो गैर भारतीय थे, अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष कौन बने, तो जॉर्ज यूले। ये कहाँ पे थे? तो अंग्रेज थे, ये ब्रिटेन के थे। याद रखेंगे, ब्रिटेन के जॉर्ज यूले जो कि पहले गैर भारतीय अध्यक्ष बने। चौथे जो अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1888 में। इस अधिवेशन में कुल 1248 सदस्यों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में कुल 1248 सदस्यों ने भाग लिया और जॉर्ज यूले इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनकर पहले गैर भारतीय जो है अध्यक्ष चुने गए। ये क्या थे? तो ब्रिटेन के थे, अर्थात अंग्रेज थे। इसी अधिवेशन के दौरान औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में औद्योगिक और तकनीकी विकास हुआ। अगला जो पांचवा अधिवेशन है वह 1889 में हुआ। कहाँ पे? बम्बई में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो सर विलियम वेंडरबर्न ने। और इसी अधिवेशन में जो मताधिकार की आयु है वह 21 बरस पारित हुआ। अर्थात मत देने का जो अधिकार है वह कितने बरस तय किया गया? 21 वर्ष। जो पांचवा अधिवेशन हुआ 1889 में बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता सर विलियम वेंडरबर्न ने की। और इस अधिवेशन में जो मताधिकार की आयु है वह 21 बरस पारित हुआ। छठा अधिवेशन 1890 में हुआ। छठा अधिवेशन 1890 में हुआ। कहाँ पे? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो फिरोज शाह मेहता ने। इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की। कादम्बिनी गांगुली ने इस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुई। पहली महिला स्नातक थी और पहली महिला भारतीय भी थी। तो इस अधिवेशन की खासियत क्या रही कि इसी अधिवेशन में पहली बार किसी महिला को शामिल किया गया। और पहली महिला शामिल होने वाली कौन भारतीय थी? तो कादम्बिनी गांगुली, जो कि पश्चिम बंगाल की थी। और ये पहली महिला स्नातक भी थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली। और वे पहली महिला स्नातक अर्थात ग्रेजुएट थी। याद रखेंगे, जो कि छठी अधिवेशन कलकत्ता में हुई 1890 में, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया। तो इस अधिवेशन में उन्होंने हिस्सेदारी लिया। सातवां अधिवेशन 1891 में हुआ। तो सातवां अधिवेशन कब हुआ? वर्ष 1891 में। कहाँ पे? तो नागपुर में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो श्री आनंद चार्लू ने। श्री आनंद चार्लू ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें कांग्रेस का एक और नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? राष्ट्रीयता। इस अधिवेशन में कांग्रेस का एक और नाम राष्ट्रीयता रखा गया। सातवें अधिवेशन में, जो कि 1891 में नागपुर में हुआ और इसकी अध्यक्षता श्री आनंद चार्लू ने किया था। आठवां अधिवेशन 1892 में हुआ। कहाँ पे? इलाहाबाद में। आठवां अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। इसमें क्या खासियत रहा कि इस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई। मुद्रा नीति में इस अधिवेशन में सुधार की मांग की गई। यह अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ पर नहीं हो सका। तो जो आठवां अधिवेशन था 1892 का, वह कहाँ पे हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। और इस अधिवेशन की खासियत क्या रही कि इस अधिवेशन के दौरान
मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई और यह अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ पर नहीं हो सका। 1893 में नवा अधिवेशन हुआ। कहाँ पे? लाहौर में। तो 1893 में नवा अधिवेशन कहाँ पे हुआ? लाहौर में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में जो सिविल सेवा परीक्षा है उसे भारत में करने की मांग की गई। तो सिविल सेवा परीक्षा को भारत में करने की मांग की गई किस अधिवेशन में? तो 9वें अधिवेशन 1893 में, जो लाहौर में हुआ दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में। अगला जो है 10वां अधिवेशन 1894 में हुआ। 1894 में 10वां अधिवेशन हुआ। कहाँ पे? तो मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने की। अल्फ्रेड वेब ने 10वीं जो अधिवेशन हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1894 में, जो कि मद्रास में संपन्न हुई, इसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने की, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। 1895 में 11वां अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कहाँ पे संपन्न हुआ? तो पुणे में। पुणे में 1895 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 11वां अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। इसकी खासियत क्या रही? तो दोबारा संविधान बनाने पर विचार हुआ। इस अधिवेशन के दौरान दोबारा संविधान बनाने पर विचार हुआ। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने महादेव गोविंद रानडे के द्वारा प्रारंभ किया गया सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के मंच से बंद करवा दिया। याद रखेंगे कि जो 1895 का 11वां अधिवेशन हुआ था पुणे में, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की, तो इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने महादेव गोविंद रानडे के द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के मंच से बंद करवा दिया था। 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ। 12वां अधिवेशन जो कि VVI है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। पहले कोलकाता का नाम क्या था? कलकत्ता। जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की। इसकी खासियत क्या रही? कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित भारत का राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम पहली बार गाया गया। तो भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जिसकी रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार इसी कलकत्ता के 1896 के 12वें अधिवेशन में गाया गया। इसी अधिवेशन के दौरान दादा भाई नौरोजी के धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। तो इम्पोर्टेंट है कि धन का निष्कासन का सिद्धांत या धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, जिसे हम लोग आगे देखेंगे, उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। और इसी अधिवेशन के दौरान इसे धन के बहिर्गमन सिद्धांत या धन के निष्कासन के सिद्धांत को क्या किया गया? तो स्वीकार किया गया। कांग्रेस का 13वां अधिवेशन 1897 में संपन्न हुआ। कहाँ पे? तो अमरावती में, जो कि हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में है अमरावती। तो 1897 ईस्वी में जो 13वां अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इसी अधिवेशन के दौरान अमरावती में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 13वां अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सी शंकरन नायर ने की। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो सी शंकरन नायर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 14वां अधिवेशन 1898 में हुआ। कहाँ पे? मद्रास में। जिसकी अध्यक्षता किसने की? आनंद मोहन बोस ने। आनंद मोहन बोस ने। 15वां अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 15वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ? लखनऊ में 1899 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 15वां अधिवेशन 1899 ईस्वी में लखनऊ में संपन्न हुआ। जिसके अध्यक्षता किसने की?
तो रोमेश चंद्र दत्त ने। इसकी अध्यक्षता रोमेश चंद्र दत्त ने की। इसकी खासियत क्या रही? तो अल्पसंख्यकों से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि जहाँ जहाँ पारसी, मुसलमान, ईसाई या हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहाँ काउंसिल में उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या आबादी में उनके अनुपात से कम होनी चाहिए। तो 1899 के 15वें अधिवेशन के दौरान जो कि लखनऊ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता रोमेश चंद्र दत्त ने की। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें अल्पसंख्यकों से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि जहाँ जहाँ पारसी, मुसलमान, ईसाई या हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहाँ काउंसिल में उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या आबादी में उनके अनुपात से कम होनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 16वां अधिवेशन 1900 में संपन्न हुआ। कहाँ पे? लाहौर में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो एन.जी. चंद्रावकर ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 16वां अधिवेशन वर्ष 1900 में लाहौर में हुआ जिसकी अध्यक्षता एन.जी. चंद्रावकर ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 17वां अधिवेशन 1901 में हुआ। 1901 में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि 17वां अधिवेशन 1901 में कहाँ पे संपन्न हुआ? कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 17वें अधिवेशन जो कि 1901 में हुआ, कहाँ पे? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने की? दिनसा वाचा ने। और इसी अधिवेशन के दौरान पहली बार महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। याद रखेंगे। तो 1901 के जो 19वें अधिवेशन था जो कि कलकत्ता में संपन्न हुआ दिनसा वाचा की अध्यक्षता में, सो इसी अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिए। याद रखेंगे। यह जो 17वां अधिवेशन था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 17वीं बैठक हुई, कहाँ पे? कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया। तो इसी अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। याद रखेंगे। 18वां अधिवेशन 1902 में हुआ। 1902 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 18वां अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 18वां अधिवेशन था वह कहाँ पे संपन्न हुआ? तो अहमदाबाद में 1902 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। 1903 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 19वां अधिवेशन हुआ जो कि मद्रास में संपन्न हुआ और इसकी अध्यक्षता लाल मोहन घोष ने किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 19वां अधिवेशन था वह मद्रास में संपन्न हुआ 1903 में, जिसकी अध्यक्षता लाल मोहन घोष ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 20वां अधिवेशन था वह 1904 में हुआ। कहाँ पे? बम्बई में। यह भी इम्पोर्टेंट है। तो बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 20वां अधिवेशन 1904 में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो सर हेनरी कॉटन ने। सर हेनरी कॉटन ने इसकी अध्यक्षता की। और इसी अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार भाग लिया। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार इसी आंदोलन में, इसी अधिवेशन में भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 21वां अधिवेशन हुआ वह 1905 में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आते हैं। कहाँ पे? वाराणसी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1905 ईस्वी में वाराणसी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की। और इसी अधिवेशन के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि प्राप्त हुई। तो गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि प्राप्त हुई। इस अधिवेशन के दौरान जिन्ना
मोहम्मद अली जिन्ना दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए। तो इसी 21वें अधिवेशन 1905 के दौरान जो दादा भाई नौरोजी थे वे सचिव के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ शामिल हुए। इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के मंच से पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 21वां अधिवेशन हुआ 1905 में वाराणसी में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया, और इसी अधिवेशन के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि मिली। तो इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के मंच से पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। तो 1905 के अधिवेशन के दौरान बंगाल का विभाजन किया गया। किसके द्वारा? तो उस समय जो भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, जिसके विरोध में बंगाल में काफ़ी बहिष्कार हुआ और स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया, और इसी आंदोलन का नाम रखा गया बंग भंग आंदोलन, अर्थात बंगाल को भंग करो। तो इसी 21वें अधिवेशन 1905 के दौरान जो कि वाराणसी में संपन्न हुआ, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, जिसमें बंगाल के विभाजन में काफ़ी सारी चीज़ों का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया। और इस आंदोलन को क्या कहा गया? तो बंग भंग आंदोलन। तो बंग भंग आंदोलन अर्थात बंगाल को भंग करो, इस आंदोलन से एक नया आंदोलन प्रारंभ हुआ। 21वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो कि 1905 में वाराणसी में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जो कि विपक्ष के नेता थे उन्होंने किया। राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 22वां अधिवेशन हुआ कब हुआ? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 22वें अधिवेशन कहाँ पे संपन्न हुआ? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 22वां अधिवेशन हुआ 1906 में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। तो इसकी खासियत क्या रही कि इसी के दौरान स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वशासन से संबंधित 4 प्रमुख प्रस्ताव को पारित किया गया। तो स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव को पारित किया गया। साथ ही साथ भारतीय विधान मंडलों का विस्तार किया गया और इसमें सुधार की मांग रखी गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 22वें अधिवेशन 1906 में जो संपन्न हुआ कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। तो इस अधिवेशन के दौरान स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव को पारित किया गया और भारतीय विधान मंडलों का विस्तार किया गया एवं इसमें सुधार की मांग की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 22वां अधिवेशन हुआ, जो VVI है काफ़ी इम्पोर्टेंट, 1907 ईस्वी में। कहाँ पे? सूरत में। इसकी अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने। इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ 2 भाग में। कौन कौन? नरम दल और गरम दल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 23वां अधिवेशन हुआ 1907 ईस्वी, 22वां अधिवेशन 1907 ईस्वी में जो कि सूरत में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने। तो इसी अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बट गया, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल जिसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, और गरम दल में लाल बाल पाल, अरविंदो घोष, ये सभी शामिल थे, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो 1907 का जो 22वां अधिवेशन हुआ सूरत में, रास बिहारी बोस ने उसकी अध्यक्षता की थी। इसमें कांग्रेस 2 भागों में बट गया, नरम दल और गरम दल में। 1908 में 23वां अधिवेशन हुआ। कहाँ पे? मद्रास में। इसकी भी अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने। इसमें कांग्रेस के लिए एक संविधान तैयार किया गया। तो इस अधिवेशन के दौरान
कांग्रेस के लिए एक ही संविधान को तैयार किया गया। कौन? 1908 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 23वें अधिवेशन के दौरान, जो कि मद्रास में संपन्न हुआ और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 24वां अधिवेशन 1909 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? मदन मोहन मालवीय ने। कहाँ पे यह अधिवेशन संपन्न हुआ? तो लाहौर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 24वां अधिवेशन 1909 ईस्वी में कहाँ पे हुआ? तो लाहौर में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 25वां जो अधिवेशन हुआ वह कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो सर विलियम वेंडरबर्न ने। तो 1910 में जो 25वां अधिवेशन हुआ, 26वां अधिवेशन हुआ कहाँ पे? इलाहाबाद में। जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो सर विलियम वेंडरबर्न ने। अगला जो है 27वां अधिवेशन 1911 में, वेरी इंपॉर्टेंट है VVI। तो 27वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो विश्व नारायण धर ने। इसकी अध्यक्षता विश्व नारायण धर ने की। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया। कब? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को। तो इसी 27वें अधिवेशन के दौरान, जो कि कलकत्ता में 1911 में विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, जो कि 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया। और इसकी रचना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है 1911 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। इसी अधिवेशन के दौरान तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 ईस्वी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से राष्ट्रगान प्रकाशित हुआ। तो सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 ईस्वी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से राष्ट्रगान को प्रकाशित किया गया। अगला इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, 1912 का जो 28वां अधिवेशन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का जो अधिवेशन हुआ कहाँ पे? बांकीपुर पटना में। तो बांकीपुर पटना में 1912 का जो अधिवेशन हुआ, 28वां अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया। माधोलकर ने किया। और इसी अधिवेशन के दौरान A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। तो इसी 28वें अधिवेशन 1912 में, जो कि बिहार के बांकीपुर पटना में यह अधिवेशन संपन्न हुआ, और इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था। तो इस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। 1913 ईस्वी में, और इसी अधिवेशन के बाद A.O. ह्यूम क्या हो जाते हैं? तो उनका देहांत हो जाता है। 1913 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 29वां अधिवेशन हुआ। कहाँ पे? पाकिस्तान के कराची में। उस समय यह कराची भारत में ही था, जिसकी अध्यक्षता नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने किया था। तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 1913 ईस्वी में जो 29वां अधिवेशन हुआ था कराची में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 30वां अधिवेशन हुआ 1914 ईस्वी में, कहाँ पे? मद्रास में। इसकी अध्यक्षता किसने की? भूपेंद्र नाथ बसु ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 30वां अधिवेशन हुआ कहाँ पे? मद्रास में, 1914 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो भूपेंद्र नाथ बसु ने। इसमें भी कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां अधिवेशन 1915 ईस्वी में हुआ। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की। कहाँ पे यह अधिवेशन हुआ? तो बम्बई में। इसमें कांग्रेस लीग का जो अधिवेशन साथ साथ चला। तो इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस लीग का भी अधिवेशन साथ साथ चला। 1915 के 31वें अधिवेशन, जो कि मुंबई में संपन्न हुआ सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में। और ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा
भारत के पहले सिविल सेवा अधिकारी अध्यक्ष बने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि किस अधिवेशन के दौरान भारत के पहले सिविल सेवा अधिकारी ने भाग लिया। तो 1915 के बम्बई के अधिवेशन जो कि 31वां अधिवेशन था, इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो कि भारत के पहले सिविल सेवा अधिकारी थे, उन्होंने अध्यक्षता की। याद रखेंगे, पहले आईएएस अफसर थे, कहाँ पे? तो भारतीय। लेकिन पूछा जाए कि पहले जो ये आईएएस अफसर कौन थे, रिटायर्ड आईएएस अफसर, तो एओ ह्यूम जो कि इस भारतीय कांग्रेस के महासचिव थे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो कि भारत के पहले सिविल सेवा अधिकारी थे, वे अध्यक्ष बने थे इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1915 के बम्बई अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस लीग का अधिवेशन भी साथ साथ चला। अगला इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो 32वां अधिवेशन है 1916 ईस्वी में संपन्न हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 32वां अधिवेशन है जो कि 1916 ईस्वी में संपन्न हुआ, कहाँ पे? लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। तो अंबिका चरण मजूमदार ने इस 32वें अधिवेशन 1916 में जो कि लखनऊ में संपन्न हुआ, उसकी अध्यक्षता की। इस अधिवेशन की खासियत क्या रही कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी अधिवेशन के दौरान 32वें अधिवेशन जो कि लखनऊ में संपन्न हुआ 1916 में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया, तो इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग आगे इस लखनऊ पैक्ट को देखेंगे। इसी अधिवेशन के दौरान नरम दल और गरम दल के बीच एक बार फिर से एकता स्थापित हुई, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इसी अधिवेशन के दौरान नरम दल और गरम दल के बीच एकता स्थापित हुई और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की भूमिका जो क्या रही, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रही। इसी अधिवेशन के दौरान मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया, जिसका विरोध किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय ने किया। तो हम लोग मुस्लिम लीग के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसी 1916 के अधिवेशन के दौरान मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। मुस्लिम लीग ने भारत और पाकिस्तान के बीच अर्थात हिंदू और मुसलमान के बीच एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की थी, जिसे इस 1916 के अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया था। और इसका विरोध किसने किया? इस निर्वाचन की मांग का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा दिया। तो 1916 के अधिवेशन के दौरान जो कि 32वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसका नारा दिया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम को स्वीकृति दी। तो 1916 के 32वें अधिनियम के दौरान जो कि लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, कांग्रेस ने मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 33वां अधिवेशन है 1917 में संपन्न हुआ, कहाँ पे? कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने की। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस 33वें अधिवेशन के दौरान पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी थी। तो पूछा जाता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। और कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष, तो वो भी एनी बेसेंट। तो 1917 के 33वें अधिवेशन के दौरान जो कि कलकत्ता में संपन्न हुआ, उसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की। इसमें एनी बेसेंट कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला विदेशी अध्यक्ष भी बनी। इसी में अधिवेशन के दौरान सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। तो 1917 के 33वें अधिवेशन के दौरान जो कांग्रेस है उसने तिरंगा झंडा को
अपना लिया। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 34वां अधिवेशन है वह कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में। 34वां अधिवेशन 1918 में संपन्न हुआ। कहाँ पे? दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो मदन मोहन मालवीय ने। इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया। इसकी क्या खासियत रही? तो इसमें गर्म दल के सदस्यों की संख्या नरम दल से ज़्यादा हो गई। तो इस अधिवेशन के दौरान गर्म दल के सदस्यों की संख्या नरम दल से ज़्यादा हो गई। बाल गंगाधर तिलक को गर्म दल का अध्यक्ष चुन लिया गया, किंतु अंग्रेज उपन्यासकार वैलेंटाइन सीरोल के द्वारा इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा गया। इसी के कारण बाल गंगाधर तिलक को केस करने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा। तो इसी 1918 के जो 34वां अधिवेशन था जो कि दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया, तो इस अधिवेशन के दौरान गर्म दल के सदस्यों की संख्या अधिक हो गई और इसमें बाल गंगाधर तिलक को गर्म दल का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन इसी अधिवेशन के दौरान अंग्रेज उपन्यासकार वैलेंटाइन सीरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा, जिसके विरोध में बाल गंगाधर तिलक वैलेंटाइन सीरोल के विरुद्ध केस करने के लिए इंग्लैंड चले गए और यह जो है और आत्मनिर्णय के अधिकार की भी मांग हुई। तो इसी अधिवेशन के दौरान आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग हुई। हम लोग आगे देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात रही कि उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा गया। तो एनी बेसेंट और ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहेगा। आत्मनिर्णय के अधिकार की भी इसी अधिवेशन के दौरान मांग हुई। इसी 34वें अधिवेशन के दौरान सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में गर्म दल वाले कांग्रेस से अलग हो गए, अर्थात कांग्रेस का दूसरी बार विघटन हो गया। याद रखेंगे कि 34वें अधिवेशन के दौरान जो कि दिल्ली में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में संपन्न हुई, तो इस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरम दल वाले कांग्रेस से अलग हो गए और कांग्रेस का एक बार फिर से विघटन हो गया, दोबारा विघटन हो गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नेशनल लिबरल लीग की स्थापना की, जो बाद में ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के नाम से फेमस हो गया। तो इसी 34वें अधिवेशन दिल्ली में संपन्न 1918 के दौरान सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नेशनल लिबरल लीग की स्थापना की, जो बाद में ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के रूप में प्रसिद्ध हो गया। याद रखेंगे। तो ये तो था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसका कुछ अधिवेशन। इसके और अधिवेशन और खासियत के बारे में हम लोग देखेंगे और इसके बाद इसके संघर्ष को देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसे समाप्त करेंगे। तो बार बार इसे रिपीट करके देखते रहें, सुनते रहें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते ही आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और आधुनिक भारत के इतिहास को, सफ़र को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।